नमस्कार, सवाल इंडिया का में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। क्या आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है और देश के दूसरे इलाकों में जो हो रहा है उसमें कुछ एक चीज़ ऐसी है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कुछ सोचा समझा हो रहा है, या फिर ये यूं ही धार्मिक उन्माद है जो दोनों तरफ से भड़क रहा है? क्या ये सवाल इतना आसान है इसका जवाब दे पाना कि क्या सब कुछ बिना तरकीब के या बिना योजना के हो रहा है? ये बड़े सवाल हैं जिनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नफरत की आग कौन फैला रहा है, दोनों तरफ से ये आग कौन भड़का भी रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसी बारे में हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस नाकाम क्यों हो जाती है। तो आज के बड़े सवाल पर जाने के पहले जहांगीरपुरी में जो कुछ हो रहा है, ठीक दिल्ली में जहां पर देश की राजधानी है, ठीक उस जगह जहां पर एक वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जब आ रहे थे तब दंगे हुए, और ठीक उस वक्त में अब जब धार्मिक उन्माद या धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं उस वक्त में उन्माद फैलाया जा रहा है। तो अभी अभी ये भी खबर है कि जहांगीरपुरी में दरअसल छोटी मोटी फिर से एक हिंसा हुई या पत्थर फेंके गए 2-4, और हमारे साथ ही इस समय जहांगीरपुरी के बारे में और जानकारी के लिए मौजूद हैं राजीव रंजन, हमारे साथ ही जहांगीरपुरी में इस वक्त में हैं। राजीव, इस समय जहांगीरपुरी का क्या हाल है और यहाँ पे क्या क्या हुआ है, हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में आप अगर छोटे से में समझा पाएँ। देखिए, जहांगीरपुरी की अगर अभी की बात करें तो हर तरफ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। जितनी सारी दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद हैं और गलियां भी बंद है, यानी लोगों की आवाजाही बंद है। करीब 2 घंटा पहले जो यहाँ पर गली नंबर 4 में पीछे जो एक आरोपी है सोनी चिकना, उसकी तलाश में जब पुलिस गई थी तो वहां से ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई, 4 पत्थर पर गिरे, 4 से 5 पत्थर गिरे हैं और एक पुलिसकर्मी को पैर में हल्की चोट लगी है। इससे पहले अगर दिन भर की बात करें तो फोरेंसिक की टीम जो है वो चारों तरफ जिस इलाके में वारदात हुई, घटना हुई है, वहां मुआयना कर रही है, बाकायदा जांच कर रही है। मस्जिद में भी गई है और मस्जिद में तकरीबन 1 घंटे तक रहे हैं, और वहां पर जो पत्थर फेंके गए थे और जो आसपास से सड़क में जो पत्थर थे और जो शीशे जो टूटे हुए पड़े थे, तो सब चीज का बाकायदा मुआयना किया गया था। पूरे सड़क पे एक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें लगी हुई हैं जो बाकायदा हर पहलू से लेकर जांच कर रही है। इसके अलावे जो CDR वो भी तलाशे जा रहे हैं, और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक पुलिस ने 21 गिरफ्तारियां की है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू को लेकर जांच की जा रही है। और यहाँ अगर बात करें जहांगीरपुरी की तो यहाँ दिल्ली पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर आपको जो है CRPF के जवान नजर आएंगे और मीडिया कर्मी नजर आएंगे। स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और आज का जो बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में अपने मेहमानों से बात करेंगे, वो बड़ा सवाल है कि कौन फैला रहा है ये नफरत की आग। आखिरकार ये आग कहाँ दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक क्यों फैली हुई है, और क्या इसमें कोई एक पैटर्न है? कौन है इन दंगों का जिम्मेदार? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम इस बड़े सवाल पर अपने मेहमानों से बात करें। जहांगीरपुरी में क्या कुछ हुआ और इनको दंगों को किस किस ने कैसे देखा है, इसके बारे में हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर की जहांगीरपुरी से रिपोर्ट। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में अकबर के मकान की छत पर हूं। अकबर जहांगीरपुरी C ब्लॉक के चौक के ठीक सामने रहते हैं, और यहां से टॉप एंगल से आपको दिखाता हूं कि शनिवार को यहां पर हिंसा कैसे फैली, शोभा यात्रा कहां से आ रही थी। अकबर खुद यहीं पर थे। अकबर से पूछते हैं, अकबर कैसे क्या हुआ था? शनिवार के दिन यहाँ पर पहले से ही 2 रैली निकल गया था शांतिपूर्वक। तो शाम के 5:45 बजे के करीब फिर एक रैली आ रहे थे हजारों के तादाद में। कहाँ से आ रही थी रैली? तो ये मस्जिद के सामने से ही आ रहे थे। तो मैं अपने दुकान पे था, तो अचानक मैंने देखा तो भागदौड़ शुरू हो गया। तो भागदौड़ जैसे शुरू हुआ, मैंने जैसे बाहर निकल के देखा अपने दुकान से, तो पब्लिक भाग रहे, पथवार हो रहे। मैं फटाफट अपनी दुकान बंद करके अपने बच्चों को लेके मैं घर के अंदर घुस गया, कुंडी लगा लिया। आपकी दुकान कहाँ पर है? जी, ये सामने मेरे पेड़ के नीचे दुकान है, पेड़ पे नीचे दुकान है, और मेरी दुकान पे लिखा हुआ है मेरा भारत महान। अच्छा जी सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, जो हो रहा था, हम छत पे देख रहे थे, लाखों के पब्लिक हो गए यहाँ पर। अब देख रहे हैं अपने घर के ऊपर से ही, नीचे देखे, फिर जैसे क्या कुछ देखा आपने, ये बताइए। देख रहे थे उधर से पथवार हो रहा था G ब्लॉक की तरफ से, कुछ C ब्लॉक की तरफ से भी पथवार हो रहा था। तो जैसे ये हो रहा है उसी के कम से कम आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स बहुत आ गए। अच्छा। तो जैसे पुलिस फोर्स आ गया, पुलिस ने सबको भगा दिया, सब अपने घर घर चले गए। अच्छा, बस यही हुआ। कितनी देर तक हिंसा हुई?
यहाँ पर कम से कम आधा घंटे के तरफ हुआ। अच्छा जी अच्छा, कौन सा ब्लॉक कहाँ है ये थोड़ा बताओ मुझे। जी, ये कुशल के इधर ये जी ब्लॉक पड़ता है अच्छा और कुशल के उधर वो एच ब्लॉक पड़ता है। ये मस्जिद जहाँ ये सी ब्लॉक है, अच्छा। मस्जिद के उधर ये बी ब्लॉक पड़ता है। अच्छा जी, तो जैसा कि अकबर बता रहे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये सामने जो रास्ता आ रहा है ये शोभा यात्रा यहीं से आ रही थी। सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही है और ये कहना है अकबर का कि सारा जो बवाल है वो मस्जिद के सामने से शुरू हुआ, भगदड़ वहीं से शुरू हुई। इसके बाद भीड़ भागती हुई इसी सड़क से यहाँ जो सी ब्लॉक का चौक है यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर पहुँचने के बाद पूरी जो हिंसा है वो इसी सी ब्लॉक और सामने जो जी ब्लॉक है यहाँ पर हुई। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कुछ दुकानों में लूटपाट हुई, फायरिंग भी हुई। सामने मस्जिद है और मस्जिद के ठीक पीछे एक मंदिर है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, इसके अलावा दूसरे संप्रदायों के लोग भी रहते हैं। काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। अगर हम इस मुख्य सड़क को छोड़ दें तो अगर आप ये जो यहाँ पर घरों के अंदर जाएंगे इस तरफ को तो यहाँ पर काफ़ी सकरी गलियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी का इलाका है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यही एक सड़क है जिसको पुलिस ने फ़िलहाल बंद किया हुआ है। चारों तरफ से सड़कें बंद हैं और पुलिस ने अपने टेंट यहाँ पर लगा लिए हैं क्योंकि लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर ड्यूटी पर हैं ताकि कोई अप्रिय घटना अब ना होने पाए। क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार यहाँ पर अपनी जांच कर रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ से लगातार डिटेन किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से सड़क के इस तरफ से शोभा यात्रा आई और सामने मस्जिद से पूरा जो बवाल है वो शुरू हुआ और उसके बाद लोग वहाँ से भागे, दोनों ओर से पथराव हुआ और ये जो बीच में चौक है यहीं पर जो पूरी सबसे ज़्यादा हिंसा यहीं पर हुई। यहीं पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। आगे कुछ दुकानें हैं जी ब्लॉक में जिनमें लूटपाट हुई। तो इस तरह से शनिवार को करीब आधा घंटे यहाँ पर हिंसा चली और उसके बाद जब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तब जाकर इस हिंसा पर काबू पाया गया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ये सब कुछ आपने समझ लिया कि जहांगीरपुरी में कैसा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, महेश वर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। आपने इनको सवाल इंडिया के में कई बार देखा होगा। शिवा असलम जी हैं, लेखिका हैं, ये काफ़ी कुछ लिखती हैं और पुरानी दिल्ली को बहुत अच्छे से समझती भी हैं। हमारे साथ वेदभूषण जी हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और हमारे साथ सुरेश खोपड़े जी हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं। सुरेश जी ने कई सालों पहले भिवंडी में दंगों को नियंत्रित करने का काम किया था और एक पैटर्न लेके आए थे जो आप सबको पता होगा कि जो मोहल्ला समितियां बनी हैं उनके सबसे पहले महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या प्रयोग हैं वो सुरेश जी ने किए थे। तो उन्होंने किताबें भी लिखी हैं हिंदू मुस्लिम दंगों को किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर। सबसे पहले सवाल आपसे महेश वर्मा जी, सबसे जिम्मेदार और सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं आप, कि ये बताएं कि दिल्ली हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेवार है जो दंगे फसाद और उन्माद के तहत जो है राजनीति को बढ़ावा और चढ़ावा देते आए रहे। इस देश में आखिर जो है अचानक ये सब कुछ थोड़ी घटित होता है। एक सौहार्द का विषय है। जिस मंदिर से जो है फूल बरसाने का काम होना चाहिए था उस शोभा यात्रा पे वहां से पत्थर बरसाए जा रहे हैं जी। दूसरी तरफ जो है एक पीएफआई संस्था है। सर देखिए जो हो रहा है महेश जी, जो हो रहा है वो तो हमने रिपोर्ट किया है, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अब तो जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। अगर राजस्थान में अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, जो हम खुले तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, तो फिर दिल्ली में हिंसा होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन? अभिषेक जी देखिए, इसमें दो तरह से जिम्मेवारियों को मतलब चिन्हित किया जा सकता है। एक तो यह है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम जो है पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की जहां सरकार है वहीं क्यों किया जा रहा है। राजस्थान से शुरू हुआ और राजस्थान से शुरू करने के बाद जो हौसले मिले, उस हौसले के बाद लगातार मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों अंजाम दिया जा रहा है। शोभा यात्राओं में महाराष्ट्र भी शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में छिटपुट की घटना है, महाराष्ट्र में हो सकता है कि आपका मैं नहीं यहाँ लाउड स्पीकर को लेकर मुंबई में, गोवंडी में तकरीबन दंगे के हालात थे और अमरावती में कल झंडे लगाने को लेकर हंगामा और उपद्रव हुआ है। अभिषेक जी, शोभा यात्रा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ जो राजस्थान के करौली अजमेर से शुरू हुआ, जहाँ पे तांडव जो है वर्ग विशेष के लोगों को पुलिस की उपस्थिति में करने दिया गया है। वहाँ लोगों की जान मान
संपत्ति के नुकसान पहुंचाया गया, वहां से जो हौसला अफजाई हुई उसका परिणाम देखिए किस तरह से लगातार दिया जा रहा है। और साथ में आपके न्यूज चैनलों पे भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अगर इस तरह की धमकी के बाद मैं कह रहा हूँ केजरीवाल और छेड़ेंगे और छोड़ेंगे वालों को भी अंदर करिए, और छेड़ेंगे छोड़े वालों को भी अंदर करिए, और जो टोपी वाले गाने लगा रहे हैं उनको भी अंदर करिए। अंदर करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप शब्दों को क्यों पचा रहे हैं, या नहीं महेश जी मुझे ये बताइए, आप खुल के क्यों नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस निकम्मी है, दिल्ली पुलिस नाकामयाब रही है। उसकी कोई भी शहर में अगर कोई शोभा यात्रा निकालनी होती है तो जब वीआईपी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी विशेष आदमी के लिए जब हम रूट बदल सकते हैं तो संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने रूट क्यों नहीं बदले? रूट बदलने का तो हम लोग बहुत आदी हैं इस देश में। ये तो देश में जो है इस तरह से, मैं कहना, मैंने आपसे शुरू में क्या कहा कि जिस मस्जिद से फूलों की वर्षा होनी चाहिए, जिस शोभा यात्रा को स्वागत करना चाहिए, उससे सौहार्द बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने निकम्मी है, दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस के लोगों की वजह से, अभिषेक जी, दिल्ली पुलिस को सलाम और प्रणाम करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की वजह से लाशें बिछी नहीं तो वो जो एएसआई जिन्होंने अपने पैरों पे गोलियां खाई, जो वहां पूरी तरह से लौलुहान हुए, आप उनको अगर ये कह रहे हैं कि देखिए बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए नहीं, वो तो कांस्टेबलरी है साहब, नहीं जी, नहीं, वो कांस्टेबलरी है जो सड़क पर खड़ी होती है, जिसके अफसर कहाँ हैं? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है? ये बड़े सवाल। जिम्मेवार चैनल है एनडीटीवी, जिम्मेवार चैनल। अगर दंगों के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर हम यही बात करते रहे, नहीं मैं समझ, देखिए मैं पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रहा हूँ। मैं एक मैप भी दिखा रहा हूँ कि देखिए पूरे देश में कहाँ कहाँ चल रहा है। देखिए ठीक है, मैं देश की तरक्की इसमें नहीं निहित है। शिवा जी, आप इस इलाके को समझती भी हैं। नहीं, इस देश की तरक्की इसमें निहित नहीं है कि इस देश में दंगे हों, बल्कि मैं आपको एक बात और कर्नाटक से जब चिट्ठी लिखी जाती है, देखिए कर्नाटक से चिट्ठी लिखी जाती, बिल्कुल कर्नाटक में जब चिट्ठी लिखी जाती है कि दंगों से हमारी जो छवि है पूरी दुनिया में खराब होगी, तो हमें उसे गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिवा जी, आप इस इलाके को समझती हैं। अंजाम दे रहा है पीएफआई जो है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार किसकी है? महेश वर्मा जी, सरकार किसकी है? आप हमारी है। सरकार किसकी है? देखिए सरकार किसकी है? अशोक गहलोत अगर जिम्मेदार है किसी हिंसा के लिए, तो कर्नाटक की हिंसा के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं बंद कर देते हैं जो हिंसा नहीं, अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। हाँ, मैं थोड़ा शिवा जी, थोड़ा सा शिवा जी के पास है। शिवा जी, आप उस इलाके को समझती है, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि शोभा यात्रा उस इलाके से निकल रही है? ऐसा तो हुआ नहीं है। देखिए अभिषेक साहब, सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहां जहां पर भी ये सब हो रहा है, वहां रिहायशी इलाकों में हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं झगड़ रहे हैं। उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। बाहर से लोग आते हैं और फिर झगड़ा शुरू होता है। मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर रामलीला का पूरा आयोजन, यहाँ पर दशहरे का आयोजन, यहाँ ईद, बकरीद, रमजान सब एक साथ मनाए जाते हैं। एक ही सड़क से सब गुजरते हैं और दोनों धर्मों के बच्चे वहां पर उसका उत्सव मनाते हैं और बड़े व्यवस्थाएं करते हैं। ये बहुत आम पैटर्न है। आपने अपनी शुरुआत में कहा था कि क्या इसमें कोई पैटर्न है, तो पैटर्न तो सबसे पहले यही है कि इस बार हम लगातार देख रहे हैं कि उन रिहायशी इलाकों से जहां से ये गुजर रही है शोभा यात्राएं, वहां की आम जनता आपस में नहीं लड़ रही है। बाहर से लोग आते हैं जिनके हाथों में तलवार है, त्रिशूल है, तमंचे हैं, और फिर वो जिद करते हैं कि मस्जिद की मीनार पे चढ़ेंगे या मस्जिद के आगे ही कुछ करना है उनको, और उसके बाद चीजें बिगड़ती। मैं बिगड़ना चाहिए ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। कितना भी कोई शरारत करे या उकसावा हो, हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमारा बिहेवियर ये इतना प्रेडिक्टेबल ना हो कि सबको पहले से पता हो हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो एक बुनियादी समझ जो पुलिस डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, पहले से रूट पता है, उनको जितना बंदोबस्त करना चाहिए, जो लीडरशिप पुलिस की वहां पर मौजूद होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ये भी एक पैटर्न है, इस पैटर्न को जरूर दर्ज किया गया। पुलिस की लीडरशिप पे जरूर उठा रहे हैं जी, और इसको समझने के लिए बिल्कुल हमारे पास दो खास मेहमान भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, उनको खास तौर पर लेके आए हम। वेद भूषण जी, आप बताइए कि मैं अगर, चूंकि आप रिटायर्ड हैं तो आप खुल के शायद बोल भी पाए,
इसमें पुलिस के जो आला अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? क्यों नहीं गृह मंत्री को उनसे सवाल पूछने चाहिए कि क्या आपकी आंखें बंद थी? क्या आपको रूट नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता था कि रमजान का मौका है? क्या आपको नहीं पता था कि हनुमान जयंती साथ में पड़ रही है? कुछ इंतजाम किए जा सकते थे। अभिषेक जी, मैं और असलम मैडम दोनों पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और इस दिल्ली शहर ने, इस राजधानी ने अनप्रेसिडेंटेड राइट्स देखे हैं, 84 राइट्स देखे। असलम मैडम जहाँ रहती हैं, मैं वहीं पर नौकरी करता रहा हूँ ज्यादातर। वहां पर इतने दंगे हुए थे, मैं लिस्ट गिनाना चाहूँ तो 1 घंटा लग जाएगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले भी हुआ, सीए एनआरसी हुआ, किसान आंदोलन हुआ। दिल्ली ने बहुत दंगे देखे हैं, आजादी से पहले भी देखे और आजादी के बाद भी देखे। केवल ये कह देना का ये पहली बार ऐसा दंगा हुआ है कि जहाँ पुलिस फेल हो गई है और पुलिस पर सवालिया निशान बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल सवाल लगाने का हक है आपका, परंतु पुलिस का एक्शन देखिए, पुलिस की बातों को समझिए, पुलिस का करने का तरीका समझे, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या हमारी लिमिटेशंस होती हैं। हमारी लिमिटेशंस भी अभिषेक जी समझी जाए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर काम करते हैं। अभी आपके चैनल पर चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी है। तो हम इस देश के अंदर अदालतों के प्रति जिम्मेदार हैं। हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, हम तमाम वीडियो सीडी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो प्रोसीजर है, वो सारे अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम से कहना पुलिस के साथ जाती होगी कि पुलिस का ये असफल था, ये प्रयोग बिल्कुल असफल रहा, पुलिस ने नाकामयाब रही। ये बिल्कुल एक बहुत, हमारे आदमी इंजर्ड हुए, हमारे आदमियों को गोली लगी। इससे पहले भी सीए एनआरसी के अंदर किसान आंदोलन के हमारे जो जख्मी हुए हैं, देखिए जो जख्मी हुए हैं उनके साथ संवेदनाएं हैं और उनके साथ संवेदनाएं हैं। नहीं बिल्कुल उनके साथ संवेदनाएं हमारी, जो जख्मी हुए हैं, जो सड़क पर हैं। हम तो उन लोगों की जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं जो ऊंचे ओहदे पर हैं। बिल्कुल। देखिए इस मामले में सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आप कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटते, वो आईपीएस भी रहे हैं। सुरेश जी, आपको क्या लगता है कि आला अफसरों की निकम्मेपन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या नहीं ठहराना चाहिए, या सिर्फ नेताओं को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? वहां की सरकार जिस भी राज्य में हो, वहां के मुख्यमंत्री को? हाँ अभिषेक जी, मेरा कहना और अलग है। मैंने महाराष्ट्र में गुजरात के कम्युनल राइट के बारे में अध्ययन किया है। उसके ऊपर मेरा किताब है भिवंडी राइट 1984। दूसरा किताब है वाई मुंबई बर्न एंड भिवंडी डिड नॉट। तो मेरा ये कहना है कि अकेले पुलिस को, अकेले पॉलिटिशियन को दोष देने के अलावा जो पुलिस की जो सिस्टम है कम्युनल राइट कंट्रोल करने की, वो फायर ब्रिगेड जैसी है। हम लोग राह देखते हैं और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जाते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, कोर्ट में भेजते हैं और फिर वापिस आकर फिर राह देखते हैं कि भाई हम दूसरे राइट की। हम सोचते नहीं कि भाई वेदर हम राइट कंट्रोल कर सकते या नहीं। तो राइट कंट्रोल करना एक बात है, और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि राइट हमेशा के लिए पुलिस का इनिशिएटिव हो तो इरेडिकेट कर सकते हैं। भिवंडी एक ऐसा कम्युनल स्पॉट है जहां 1965, 70, 84 कम्युनल राइट हुए थे। और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद एकाकी मुंबई बर्न ट्वाइस, 2 बार 1000 लोग मारे गए, लेकिन भिवंडी एब्सोल्युटली पीसफुल रही। उसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए और वहां मैंने क्या किया कि भाई ये फायर ब्रिगेड सिस्टम के अलावा हम क्यों न प्रिवेंटिव कुछ काम करेंगे। तो मैंने भिवंडी में 70 मोहल्ला कमेटी बनाई थी और उसका कमेटी में हर एक समाज के 50 हिंदू, 50 मुसलमान, फिर हवलदार कांस्टेबल वाज मेड इंचार्ज ऑफ दैट कमिटी, और एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड डाई हार्ड कम्युनलिस्ट उनको बाहर रखा था। और हर 15 दिन में हम मीटिंग लेते थे। और एक कब की बात है, जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई 1988 में, तब मैं भिवंडी में डीसीपी था और तब से शुरुआत की 3 साल हमने ये प्रयास किया। तो हमने हिंदू और मुसलमानों को, रामलाल और अब्दुल्ला को इकट्ठा लाया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया। तब उनमें जो किलमिशें थी, प्रिजुडाइसेस थे, और ये जो हो गए, ये जो पैटर्न है इनको समझने की जरूरत है। और बिल्कुल जनता काम अगर बिल्कुल आप पुलिस करते हैं
तो बिल्कुल भिवंडी अब भी बहुत कुछ हद तक कम्युनल राइट्स का शिकार नहीं होती है, दंगों का शिकार नहीं होती है। हमारे साथ नीता, आप तमाम मेहमान बने रहे हमारे साथ। जहांगीरपुरी में हमारे साथ ही नीता शर्मा भी हैं। पुलिस कमिश्नर ने अपनी बात रखी है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर अपनी दलील दे रहे हैं। तो नीता के पास चलते हैं। नीता, पुलिस कमिश्नर ने आज अपनी दलीलें दी हैं कि कहीं कोई बचेगा नहीं, किसी को जाति, धर्म, रंग रूप के आधार पर छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत अहम जानकारियां जो हैं वो मिली थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवालों के जवाब हैं जो पुलिस कमिश्नर नहीं दे पाए थे। मैं इस वक्त उसी चौक पे हूं, कौशल चौक पे, जहां पर ये जो वायलेंस है हुआ था, ये चौतरफा है। ये इस साइड जो है हिंदू बहुल के लोग जो हैं वो रहते हैं, और अगर मेरे कैमरा पर्सन दूसरी साइड दिखा सकें तो ये मुस्लिम बहुल के जो लोग हैं वहाँ रहते हैं। अब अगर आपको जेवियर इस साइड दिखा सकें, ये मस्जिद है, उसके साथ में वो मंदिर है। इस रोड से जो है वो प्रोसेशन जा रहा था। जब मस्जिद के पास प्रोसेशन पहुंचा तो लोगों का कहना है, ये एलिगेशन है लोगों का, कि जो प्रोसेशन, ये 3 प्रोसेशंस थे, 2 जो हैं पहले निकले जा चुके थे, और जो तीसरा है लास्ट लेग जब वो था जा रहा था, उसने क्या किया कि उसने लाउड स्पीकर की आवाज बहुत तेज कर दी। अंदर जो है वो, क्योंकि अभी रोज़ों के दिन है तो वहाँ पे भी प्रेयर्स जो हैं वो ऑफर की जा रही थी। लोगों ने कहा कि हमारी भी जो है वो आज़ान चल रही है, आप लाउड स्पीकर की आवाज़ आस्था कर दीजिए, जिसे लेके तूतुमा में शुरू हो गई और जो वायलेंस है वो शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस बात की अभी जो जांच है करनी अभी बाकी है। तो इस रास्ते से प्रोसेशन जा रहा था। पुलिस वाले यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहले थे। उन्होंने, पुलिस का कहना है कि उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया क्राउड को। जो हिंदूज हैं उन्हें इधर भेज दिया इस इलाके में, और जो मुस्लिम्स हैं वो इस इलाके में भेज दिए गए, ताकि अलग अलग कर दिए जाएं। अभी भी आप देखिए कितना भारी बंदोबस्त है इन इलाकों में। जो डबल ट्रिपल बैरिकेडिंग जो है वो इस इलाके में की गई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, दोनों कम्युनिटीज से लोगों को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एलिगेशन था कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन एक तरफा कर रही है। जो सबसे बड़ी बात पुलिस कमिश्नर ने नेगेट की वो ये है कि यहाँ पे झंडा चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी प्रोसेशन के लोगों द्वारा मस्जिद पर। तो पुलिस कमिश्नर का कहना है, ऐसा कहना जो है वो गलत है। पुलिस की एक्टिव अलर्टनेस दिखाती है कि लोग जो है वो कम इंजर्ड हुए, 9 जो इंजर्ड हुए हैं उसमें 8 जो हैं वो पुलिसकर्मी और 1 सिविलियन है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें बना दी गई हैं जो अब इन्वेस्टिगेट इस मामले में करेंगी। बिल्कुल, पिछले दंगों की जांच का क्या हुआ उसके बारे में भी हम सवाल करते रहेंगे। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, और जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे हम दोबारा बात करेंगे ब्रेक के बाद। सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल है, नफरत की आग कौन फैला रहा है और क्या इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है। हमारे साथ इस मामले में लगातार बात करने के लिए वरिष्ठ मेहमान हैं। महेश वर्मा जी भी हैं बीजेपी से। महेश जी, आपसे सवाल ये है मेरा कि क्या आप ये जायज़ या सही मानते हैं कि किसी भी धर्म के जुलूस निकलें, उनमें बड़ी आवाज़ के साथ डीजे चले, उसमें कुछ गाने ऐसे हों जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हो, किसी भी धर्म के जुलूस ऐसे हों और उनमें हथियार लहराए जाएं, क्या आप इसको सही मानते हैं? इसका धर्म से कुछ वास्ता है क्या? धर्म से इस तरह के, ये धर्म का कोई डिफिनेशन नहीं है। ये एक तरह से मैंने आपसे क्या कहा कि जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से डीजे बजाना या ऊंची आवाज में अपनी चीजों को प्रदर्शित करना, ये सब चीजें जो है ये ऐसी भी नहीं है कि इसके ऊपर जो है अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके ऊपर गोली चलाओ, उसके ऊपर पत्थर मारो, उसके ऊपर जो है दंगा फसाद करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इस देश में। और ऐसा करने वाले अगर हैं तो निश्चित रूप से आज आप ये ना, नहीं मैं ये कह रहा हूं, मतलब मैं ऐसा ना समझे कि मैं सिर्फ हनुमान जयंती वालों के किसी, मैं दोनों तरफ, जो लोग अली के नाम पर भी गाने चलाते हैं और अपनी एक
किसी भी जुलूस में हथियार लहराते हैं तो वो भी उतना ही उसकी उतनी बुराई होनी चाहिए या उसकी निंदा होनी चाहिए। शादी, अभिषेक जी, शादी विवाह होता है, उसमें डीजे बजते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। पड़ोसी आके थोड़ी है कि गोली मारना शुरू कर देगा, पथराव करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है। आपको मैं बताऊं कि आप अगर उस चीज से मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और मुतमईन कर दूं थोड़ा, कि जो आप कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को, तो मैं आपको अभिषेक जी बता दूं कि 1984 दंगों में सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है कि जब भी कोई दंगा फसाद इस देश में होगा तो उसमें जो उच्च अधिकारी होंगे उनकी जवाबदेही तय होगी। ये आदेश है, तो उसको लेके आप बिल्कुल चिंतित ना हो। अब आ जाइए आप दंगे के ऊपर, जो आपके सवाल है कि नफरत की आग कैसे फैली। आप अगर हाल में ही 2020 के दंगों को देखें और इस दंगों के अभी जो जहांगीरपुरी में हुई है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, समान बहुत सारी चीजें। सीसीटीवी इसमें भी तोड़ दी गई है। मस्जिद एक केंद्र रहा है जहां से आज आपकी रिकवरी हुई है आर्म्स की, जहां से आज भी आपको वहां बहुत सारे हथियार मिले हैं। ये सारी चीजें क्या इंगित करती है? ये सब प्लानिंग है। ये देश को किसी तरह से हम आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि जो बाहर बैठी हुई ताकतें हैं, या कह लीजिए कि जो मंसूबे पाले हुए कि इसी तरह की राजनीति करके हमें आगे बढ़ना है। याद है महेश जी, आपके ही अभी 28 सितंबर 2021 का बीजेपी इस बात को लेकर फख्र महसूस करती थी, नहीं बीजेपी इस बात को लेकर फख्र महसूस करती थी कि उनके जहां राज्य हैं वहां पर दंगे नहीं होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो वक्त आपका खत्म हो चुका है। साहब ये चीज बताइए, इस देश में नहीं, इस देश में सीए हुआ, किसान आंदोलन हुआ, अभी वेद प्रकाश जी बता रहे थे ना। फक्र जो है इस बात पे तो हम करते हैं ना कि आज के डेट में दंगाइयों, अतिताइयों, आतंकवादियों, अपराधियों की खैर नहीं है बीजेपी सरकार में। आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं, या हमें कोई कितना भी सवाल, आप हमसे कितना भी सवाल दाग लें, हमारे ऊपर कितना भी, लेकिन हम उन दंगाइयों को, हम दंगा कराने वालों को और उसके पीछे जो मंसूबे पाले हुए हैं उनको हम कभी मतलब चैन से नहीं बैठने देंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, 28 सितंबर 2021 का मैं अभी एनडीटीवी का एक रिपोर्ट देख रहा था। हाई कोर्ट मालूम है क्या बोला? तो थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा अगर मेरे पास वक्त बचेगा तो। वेद जी, आप मुझे अगर समझा पाए कि पुलिस क्या करती है जब वो देखती है कि किसी एक प्रोसेशन में, जुलूस में, वो किसी का भी जुलूस हो, ठीक है, उसमें तलवार और इस तरीके के डीजे पे जो गाने बजे जिससे माहौल बिगड़ सकता है, पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को क्या पता होता है या नहीं पता होता? अभिषेक जी, मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूं, यदि आप पैटर्न देखें दंगों का, जो दंगों में अभी तक अरेस्ट हुई है, चाहे 84 में हो या आज तक जो अरेस्ट हुई है, उनमें उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनके क्रिमिनल इंटेंट को देखें तो आम आदमी नहीं है। अभिषेक जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आम आदमी दंगे में इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी आज जो जहांगीरपुरी का ताजा दंगा है, इसमें 23 गिरफ्तारी हुई हैं, इनमें 22 के क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ये आम आदमी नहीं है। शीबा असलम आपके पास बैठी हैं। पुरानी दिल्ली के अंदर जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं और तमाम मुस्लिम जुलूस निकलते हैं, वहां तमाम अमन कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिले लेवल पर है, बातचीत की जाती है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, कोई इश्यूज होते हैं। इनके यहाँ पे जो धर्म होते हैं उसमें भी तलवार लेके आते हैं लोग, इंडिया गेट पर, विजय चौक पर वहां पर चलाए जाते हैं, और पुलिस इंश्योर करती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। और जो ये तलवार, जी बिल्कुल, तलवार लेकर लहराने से कौन से धर्म के जुलूस को आप जायज ठहरा देंगे? ये सवाल आज की किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म, बरसों बरस से ये करते आ रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ी है कि उसमें गोली चलाई जाती है। लेकिन अगर क्या आप एक बात बताइए कि वीआईपी रूट बदलने की योजना क्या हमारे पास परंपरा की हिस्सा की थी? नहीं थी। हमने धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लिया, हमने मान लिया कि नहीं ऐसा हो सकता है। हमने अपनी बहुत सारे, इस शहर में, मुंबई शहर में जहां पे रहता हूं, वहां पे डीजे की जहां पर बैठते हैं उसको डीजे वाले को लिख के देना पड़ता है कि वो क्या चलाएगा क्या। और आज से नहीं है, डीजे की जितनी भी प्रॉपर्टी है, डीजे वाले बाबू जितने होते हैं उनको पुलिस बुक करती है, और वहां पे कांस्टेबल भी बिठाती है वो, कि अगर आप अपने डेसिबल लेवल से ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको बुक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो पुलिस ने अपना सिस्टम बनाया है। आप अपने हर्षोल्लास में अभिषेक जी, कुछ भी करने की आजादी किसी को भी नहीं हो सकती, और वो धर्म से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए।
अभिषेक जी डूज एंड डोंट डू पुलिस भी जारी करती है कि किस अभिषेक लाउड स्पीकर की परमिशन होगी या नहीं होगी, किस तरह के नारेबाजी होंगी। हमारी स्पेशल ब्रांच निगाह रखती है, ऐसा नहीं है कि उनको फ्री फॉर ऑल है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है तमाम की। आज तो टेक्निकल चीजों का डिजिटल टाइम है, तमाम चीजों की वीडियोग्राफी होती है, जिसकी वजह से आज हम इन्वेस्टिगेशन जहांगीरपुरी में कर पा रहे हैं। फ्री फॉर ऑल तो किसी को भी नहीं हो सकता है जी, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मुल्क में फ्री फॉर ऑल तो किसी को भी नहीं हो सकता है, और सड़कों पर हुड़दंग की इजाजत किसी को भी नहीं हो सकती है। वो उसका धर्म से लेना देना बहुत कम है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुरेश खोपड़े जी से बात करेंगे कि ये आखिरकार होता किस तरीके से। ये जो दंगे वाले मानसिकता के लोग होते हैं, ये अपराधी किस्म के ही होते हैं या इसमें कौन से लोग शामिल होते चले जाते हैं, कैसे माहौल बिगाड़ा जाता है, उसको भी समझेंगे। वक्त एक ब्रेक का। तो सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल है कि नफरत की आग का ये जो पैटर्न है, क्या ये पूरे देश में एक जैसा है? कौन है जो चाहता है कि दंगे हों इस देश में, इस देश का अमन चैन खत्म? हमारे साथ सुरेश खोपड़े साहब भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दंगे नियंत्रण में को लेकर काफ़ी काम किया है। सुरेश जी, थोड़ी देर पहले वेद कह रहे थे कि जो ज़्यादातर दंगाई होते हैं वो एक तरीके से आपराधिक मानसिकता के होते हैं। आपके अनुभव क्या कहते हैं? नहीं, मैंने तो 1984 का जो भिवंडी राइट था उसके बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें पहले देखेंगे और वो पैटर्न हमें हर एक राइट में दिखाई देता है। ये ऐसा है कि उसमें सफरर कौन होते, किसका बलि जाता है। तो पहला सफरर है, बलि जाता है, वो है कि मैंने देखा कि जो लोग मारे गए थे, सो 95% पीपल जो मारे गए थे वो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, झोपड़पट्टी में रहने वाले थे। जो मारने वाले लोग थे 60% अक्यूज पर्सन वो भी झोपड़पट्टी में रहने वाले थे। और लोग बोलते थे इसमें से क्रिमिनल कितने थे, लोग हमेशा बोलते वो क्रिमिनल होते हैं। मेरे अध्ययन में ऐसा दिखाई पड़ा कि ओनली 3.8% यानी 4% लोग क्रिमिनल थे, बाकी लोग तुम और हम जैसे थे। और वो कम्युनल फ्रेंजी क्यों बन जाते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो इसका फायदा किसको होता है? तो एक आदमी अपनी कुर्सी गमाता है, वन लूजेस हिज चेयर, और दूसरा आदमी उसके ऊपर बैठता है। तो पॉलिटिशियंस आर बेनिफिशियरीज। तो मैंने बताया था कि भाई जो सफरर है, जो लोग उसमें ज्यादा इंजोर होते हैं, मरते हैं, वो लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए, यानी कॉमन मैन एंड पुलिस मशीनरी। तो वो इकट्ठा आएंगे और वो जो वातावरण है कम्युनल फ्रेंजी का, वो डिफ्यूज करते रहेंगे हमेशा के लिए कंसिस्टेंटली। तो बाहर का कितना भी आदमी आएगा और कुछ भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया तो भी राइट नहीं होते। ये हमारा भिवंडी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। नहीं सुरेश जी, शीबा इस बात की ओर इशारा कर रही हैं, शीबा इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि आयातित हैं, ये जो दंगाई हैं ये आयातित हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि उस इलाके की इतनी ज्योग्राफी को या सारी चीजों को इतना समझते हो लोग? नहीं, समझ में नहीं आया, आप फिर रिपीट करो। क्या समझ? नहीं, उनका कहना है कि उस इलाके में भी रहती हैं, उनका कहना है कि उस इलाके बाहरी लोग आकर दंगा करके, क्या ये मुमकिन है कि बाहरी लोग आए और दंगा करके चले? ये जो लोग बोलते हैं बाहरी लोग, जब फसाद होता है, टेंशन होता है, तो बाहर से लोग, दिल्ली के बाहर के लोग तो नहीं जाते जी, दूर के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकते, क्योंकि टेंशन होता है, हर एक को मरने का डर होता है। लेकिन मोहल्ले में रहने वाले लोग अपने मोहल्ले में वो अपना सावज खोजते हैं जी। और बिल्कुल सुरेश जी, शिवा आप अपनी बात कर लें, फिर आखिरी मौका महेश जी को। अभिषेक साहब, मैं ये कह रही हूँ, जी शिवा,
जी, मैं ये कह रही हूँ कि बाहरी लोगों से मेरा ताल्लुक ये था कहने का कि जो आसपास में अड़ोस पड़ोस में जिनकी दीवारें मिली हुई हैं उनके झगड़े नहीं हो रहे हैं। लोग दूसरे मोहल्लों से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 2020 के दंगों में हम लोगों ने देखा और बाकायदा पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश से आए दंगाई और जो उस क्षेत्र में नहीं रहते थे उन्होंने आकर के दंगा किया। और जितनी भी FIR हुई है वो भी आप देख लीजिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक तयशुदा पैटर्न है। और जुलूस में उसी मोहल्ले के लोग नहीं होते, हमेशा एक शोभा यात्रा है, कहीं से आ रही है, कहीं पहुंचेगी तो उसमें बाहर के लोग होंगे। बिल्कुल। महेश जी, आप थोड़े से मगर अपनी बात कह पाए। महेश जी। हाँ, देखिए अमन चमन, ये जो आपने एक सवाल खड़ा किया, अमन चमन में आग लगाने वाले लोग कौन हैं? देखिए इसमें एक तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, एक परोक्ष रूप से भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर इस जहांगीरपुरी दंगे को आप देखिए तो दंगे में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल की भूमिका है वो बड़ी संदेहास्पद हो रही है। जिस तरह का उनका रवैया रहा इसको लेकर, मौके पे जाना, लोगों को समझाना, एक मुख्यमंत्री हो आप दिल्ली के, और आप उसी तरह के बोल रहे हो जैसे अभी जब 2020 में दंगे हुए। साफ जाहिर होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, आखिर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता वहां जा रहे हैं, हमारे सांसद हंसराज हंस जी जा रहे हैं, और प्रतिनिधि जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, ताकि शांति बनाई जा सके और उस वहां का मुख्यमंत्री मौन धारण कर ले। तो ये परोक्ष कारण जो है समझ में आता है कि ऐसे दंगों को कहीं ना कहीं से हवा मिलती है। और इन दंगों को एक तरह से मैं ये कहूं तो ये प्रायोजित होते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये सुनियोजित होते हैं। ये देश में विकास कैसे ठप हो, इस चीज के लिए सरकार को, हमारे सरकार को आप हमारे सरकार को आप रोक नहीं सकते हैं काम करने से। तो काम करने में कहीं ना कहीं रोना अटका सकते हैं। रोना अटकाने का सबसे अच्छा तरीका है दंगा, फसाद, उन्माद, ये करिए, बिल्कुल रोना अटकाने का काम, सारी चीज। बिल्कुल। देखिए, दंगे आयोजित भी हो सकते हैं, प्रयोजित भी हो सकते हैं, और इनके आयोजन अलग अलग किस्म से अलग अलग वक्त में होते रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। वक्त है ब्रेक का। लौटेंगे तो हम कोशिश करेंगे खारकीव के पास ओडिशा में जाने की, जहां पे हमारे साथी उमा शंकर सिंह मिलने वाले हैं। सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल है, नफरत की आग पूरे देश में कौन फैला रहा है और देश की राजधानी में ऐसा क्यों हो रहा है? और इस पर अब सफाई देने के लिए आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी सामने आए थे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जब जांच करेगी पुलिस ये दंगों को लेकर तो वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। CCTV फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। देश में दंगे कहीं पर भी हों, आपने अगर एक बात गौर की हो तो वो बेहद दिलचस्प है कि जो लोग दंगों का शिकार होते हैं और जो दंगे करते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी रईस या किसी धनवान परिवार का नहीं है। कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति इन दंगों में शामिल नहीं हो रहा है, ना ही वो पीड़ित है। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसके भले के लिए होता है और इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा किसको पहुंचती है।